नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही करीब है। उससे पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों पर कर रखी हैं। मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो मायावती भी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी रणनीति दिखा रही हैं और शायद यहीं से वो ये संकेत देंगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से वो अपनी पार्टी को खड़ा करेंगी। क्योंकि मायावती ना इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, ना एनडीए के साथ जा रही है और साफ तौर पर मना कर चुकी हैं। हालांकि कुछ राज्यों में उन्होंने गठबंधन किया, अब क्योंकि वो साफ कह चुकी हैं, तस्वीर कुछ भी हो सकती है। तो मायावती की जो रणनीति है, राजनीति है, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। आज मायावती ने मीटिंग भी की है लखनऊ में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कई नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो उसको लेकर मीटिंग हुई। उन्होंने पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों को वहां पर बुलाया, यूपी उत्तराखंड के लोग मौजूद थे। तो मायावती की असल रणनीति है क्या, राजनीति है क्या, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी होंगे। सर, क्या है मायावती की राजनीति, रणनीति? बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि वो कौन से फैसले लेती है, क्या लेती है और उसका आगे फिर परिणाम क्या होगा। देखिए, देश में जितने नेता हैं उसमें मायावती उन गिने चुने नेताओं में है जो 24 घंटे पॉलिटिक्स की बात करती हैं, पॉलिटिक्स सोचती हैं और गुणा भाग गणित लगाती रहती हैं और अपने काडर और अपने कुछ करीबी लोगों के संपर्क में हमेशा रहती है। आपने मायावती को कभी बहुत सोशलाइज होते नहीं देखा होगा, ना वो बहुत ज्यादा पार्टियों में, शादियों में, सामाजिक तौर पर उनकी सक्रियता आपने बहुत कम देखी होगी। मायावती अपने परिवार के लोगों के साथ, उसमें भी बहुत गिने चुने लोगों के साथ, और पूरे समय वो अपने पार्टी के बारे में ही सोचती है, अपनी रणनीति के बारे में। जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं अलग अलग तरीके से बताना चाह रहा हूं। लोकसभा चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के जो कैंडिडेट्स थे, मेरी जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट्स, मतलब 10 थे, 6 सांसद जो है वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ना चाहते। वो खुद भी नहीं चाहते बीएसपी से चुनाव लड़ना और मायावती ये बात जानती है, उनको खुद भी टिकट नहीं मिलेगा। तो वो गिनती के लोग हैं और 2-3 सांसद उनके ऐसे हैं जो कि उनके साथ अगला चुनाव भी लड़ना चाहेंगे और वो चाहते भी हैं और मायावती उनको मानती जानती भी है और उनको इससे कोई फर्क, मायावती को इस बात से आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी पार्टी को छोड़ के कौन जा रहा है। और वो अपनी चीजों पर कहिए तो मैं एक बहुत मजेदार किस्सा आपको जरूर सुनना चाहेंगे। मायावती, एक बार क्या हुआ, अकबर अहमद डंपी तब उस समय बीएसपी में थे और उनकी काफी चलती थी और मायावती उनको तवज्जो देती थी, वो मिलते जुलते थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का एक चुनाव था। विधानसभा चुनाव में अकबर अहमद डंपी लेकर के गए अमरमणि त्रिपाठी को। ऐसा मुझे किस्सा पता चला है, उसी समय पता चला था। अमरमणि त्रिपाठी को लेकर के गए और उन्होंने कहा, बहन जी ये अमरमणि को टिकट दे दीजिए, चुनाव ये लड़ना चाहते हैं, ऐसे। बहन जी की अपनी जो बातें थी उन्होंने रखी, उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो जब वो चले गए, वहां से निकले, तो उनके जो करीबी, जो उनके साथी थे पार्टी के, उन्होंने कहा, बहन जी वो जो जिस सीट की बात कर रहे हैं उस सीट पे तो आपने काडर के एक आदमी को टिकट दे रखा है, वो प्रचार कर रहा है अपना। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। तो बाद में टिकट अनाउंस हो गया। फिर वो काडर वाले लौट करके आए, उन्होंने कहा, अरे बहन जी हम तो आपने दे दिया, इतना पैसा खर्च हो गया बैनर पोस्टर ये करने का, और बहुजन समाज के लोग तुमसे बहुत खफा है और समाज जो है अमरमणि को पसंद नहीं करता है। और तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरी अगर इतनी ताकत है तो तू अमरमणि को हरा दे, तेरे साथ बहुत दलित वोटर है, तो तू कर दे, फिर मैं उसका तुझे राज्यसभा, लोकसभा भेज, राज्यसभा विधान परिषद भेज देंगे, और अगर जीत गया तो फिर तू अपनी समझ। तो कहना, अच्छा एक बात और है, आप दूसरी पार्टियों में राज्यसभा मेंबर, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, कभी फिल्मी सितारों को, कभी इनको देख सकते हैं। मायावती ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में राज्यसभा और विधान परिषद अपने काडर के लोगों को भेजा। जो लोगों ने संगठन के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, राज्यसभा हमेशा उनके लिए भेजा, अपने काडर के लोगों को। उनपे एक आरोप लगता है ना कि वो टिकट ऐसे देती है, वैसे देती है, वो अलग बात है,
लेकिन राज्यसभा और विधानसभा परिषद में उन्होंने हमेशा काडर के लोगों को वरीयता दी और उसमें भेजा। उनके स्टाइल पॉलिटिक्स की बिल्कुल अलग है मायावती की। अभी देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके, आपको जान के हैरत होगी कि इटावा मुलायम सिंह यादव का पैतृक जिला है जी। उससे सटा हुआ भिंड है, और जातिगत समीकरण जो उधर के हैं इटावा के करीब करीब, वो भी इटावा की जो जिस तरह के आबो हवा है वैसे ही भिंड की है। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि भिंड में समाजवादी पार्टी से कई गुना ज्यादा बसपा का बेस वोट बैंक है और बीएसपी वहां ताकतवर है। अच्छा, दूसरी बात है कि मायावती उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में उनकी प्रेजेंस, उनके पार्टी का प्रभाव दूसरी किसी पार्टी से, यानी कि वो तीसरी ताकत अब तक सबसे बड़ी रही है। 2018 के मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मायावती को 5% वोट मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस 1% से कम था। कांग्रेस को वोट कम मिले थे, बीजेपी को ज्यादा मिले थे, बशर्ते कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली, बीजेपी को कम मिली। तो 5% वोट उनको मिला था। अगर उनके कैंडिडेट नहीं होते तो कहते हैं कि ये नतीजों में फासला कुछ और होता। तो मायावती वो फैक्टर है, किसी को राजा बनने से रोक भी सकती है और किसी को बना भी सकती है। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके कैंडिडेट उतारने से फायदा किसको। तो अगले लोकसभा में देखिए, इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी ये है कि अगर मायावती उनके साथ नहीं आती, जिसकी उम्मीद है कि नहीं आएंगे, तो इंडिया गठबंधन मायावती को बीजेपी की बी टीम कहने लगेगा। उसकी रणनीति का हिस्सा मैं आपको बता दे रहा हूं। क्यों? आप शरद पवार का भी बयान देख लीजिए, आप सबका बयान, तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव में कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कैंडिडेट्स खड़े कर रही। लेकिन कहते थे, लेकिन जो लोग ये आरोप मान लीजिए कहेंगे, लगाएंगे, तो इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता रहा हूं, अभी घोसी में चुनाव हुआ था, विधानसभा उपचुनाव, पूरे देश की निगाहें लगी थी। इंडिया बनने के बाद पहला चुनाव इंडिया एनडीए का वहीं पे हो रहा था, जिसमें ज्यादा चर्चा थी जी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी लोकप्रियता, उनका सब कुछ उत्तर प्रदेश में बावजूद 45,000 वोट से समाजवादी पार्टी वाले ने हरा दिया भाजपा को। मैं खुद वहां था, 60 बीजेपी के विधायक लगे थे, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे थे, दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए थे, बावजूद इसके हार गए। सब संसाधन इस्तेमाल करने के बावजूद समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन अगर बीएसपी ने वहां कैंडिडेट दे दिया होता तो फिर ये आंकड़ा बदल भी सकता था। बीएसपी की ये ताकत है। लेकिन मायावती ने जो एनडीए का पहली लड़ाई हो रही थी उसमें अपना कैंडिडेट नहीं दिया बाय इलेक्शन, ये उनकी मर्जी है। लेकिन घोसी, अभी देखिए इंटरेस्टिंग बात, आजमगढ़ और रामपुर में 2 लोकसभा के उपचुनाव पिछले साल जून में हुए। आजमगढ़ में उन्होंने बाय इलेक्शन में कैंडिडेट दे दिया, रामपुर में नहीं दिया। और आजमगढ़ में उनका कैंडिडेट बहुत वोट पाया, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा वोट पाया, लेकिन अगर उनका कैंडिडेट नहीं होता तो समाजवादी पार्टी 1.5 लाख वोट से जीत जाती जी। तो वहां बीजेपी जीत गई उनके कैंडिडेट की वजह से। तो मायावती के समझ तो बाय इलेक्शन में कहते हैं मायावती की स्ट्रेटेजी ही ये होती है कि वो कैंडिडेट अपना नहीं उतारती है जब तक सरकार ना हो। कोई भी लोकल बॉडी के इलेक्शन में उनका कैंडिडेट नहीं उतरता है। ये पहले था, लेकिन इस बार आजमगढ़ तो उतार दिया था। वो कहती थी कि वो देखिए, वो बाय इलेक्शन सरकार का चुनाव, ये सब लोग कहते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अभी चुनाव हुआ, मैंने आपको बताया घोसी का। तो बात मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीसरी बड़ा फैक्टर मायावती है। और मायावती ने ये ऐलान किया, पिछली बार उनके 2 विधायक जीते थे एमपी में, उन्होंने बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया कमलनाथ जी की सरकार को, और उनकी गिर गई। इनके दोनों विधायक बीजेपी में भाग गए। अब इस समय नीलवटा सन्नाटा, अब एक भी विधायक इनके नहीं है। तो वो इस बार वो ये कह रहे हैं कि भाई हम टिकट दे रहे हैं, जब जीतेंगे तो सरकार में शामिल होंगे, अब समर्थन बाहर से नहीं, अब हम सरकार में शामिल होंगे। अभी देखिए मुरैना में जी, जो नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया ना, और बीएसपी कैंडिडेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि वो भी पूर्व विधायक उस सीट से रह चुके। बलवीर दंडोतिया उनका नाम है, अगर मैं सही बोलूं।
तो मायावती का अपना एक वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक लोकसभा की बात है, देखिए मायावती कहती हैं हम गठबंधन इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके वोट ट्रांसफर नहीं होते। यही कहती है ना। अभी उन्होंने कहा कि हम जिससे समझौता करते हैं हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमारे पे नहीं कराते। इनकी लोकसभा में 2014 में 0 सीट थी और 2019 में इनकी 10 हो गई, अखिलेश की 5 थी, 5 ही रह गई। तो वोट किसके ट्रांसफर हुए? सपा के। अगर गणित देखी जाएगी तो वो 0 से 10 पे पहुंच गई 2019। अब देखो एक एमएलए है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उनका एक एमएलए है। हम बार बार मैं कहता हूँ रसड़ा से उमा शंकर जी हैं, वो अपनी बदौलत जीते ना कि बसपा की वजह। अभी वो बने हुए बसपा में मजबूती के साथ। जिस पार्टी ने 10 साल पहले तक राज किया फुल मेजोरिटी से, उसका 10 ही साल दूसरे ही चुनाव में एक सीट पर सीमित हो जाए, बावजूद उसकी नेता लोकसभा चुनाव के लिए मार मीटिंग पर मीटिंग और यह वो। तो अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें बसपा ने कई जगहों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। तो बसपा कुल मिलाकर के अगर विधानसभा चुनावों के हिसाब से बात करें तो इसमें किंग मेकर ही हमेशा रहेगी क्या? कहाँ? एमपी, राजस्थान में हर जगह वोट काटना, कोई कहता है ये वोट कटवा है, वोट काट ले जाती है, कोई कहता है कि दूसरे को फायदा पहुंचा देती है। तो किंग बनने की भूमिका में नहीं आ पाएगी कभी। देखिए देश उत्तर भारत की राजनीति, खास करके उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं, दलित और मुसलमान बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। दलित और मुसलमान अक्सर से भारत की राजनीति में आप देखेंगे, पीछे भी जब इंदिरा जी का चढ़ाव था तो दलित मुसलमान उनके साथ थे। दलित मुसलमान के साथ ज्यादा अपने को एसोसिएट करता है, मुसलमान दलित के साथ अपने को ज्यादा, वो दोनों को अपनी स्थितियों परिस्थितियां और बहुत चीजों में मैं देखता रहता हूँ समाज में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है दलित और मुसलमान का। मायावती के मजबूत होने की स्थिति ये कि कई बार वो ये प्रयोग उनका जमीन पे बहुत भारी तरीके से चलता रहता है। तो किंग मेकर राजस्थान मध्य प्रदेश का चुनाव जो इस बार होने जा रहा है, मुझे लग रहा है, मैं जब चुनाव देखता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अब इलेक्शन दो तरफा हो रहे हैं। अब तीसरी फोर्स की कोई जगह है नहीं। मुझे नहीं लगता कि मायावती, मुझे ऐसा लगता है मायावती या कोई आम आदमी पार्टी या समाज, ये लोग कोई फोर्स बन पाएंगे या इस स्थिति में आएंगे कि ये राजस्थान मध्य प्रदेश में इनके बगैर सरकार न बने, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जिसको भी आएगी क्लियर मेजॉरिटी आएगी। अच्छा, मायावती ने जैसे भी जीजीपी से गठबंधन किया छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे लोकसभा चुनाव में भी कुछ तस्वीर ऐसी हो सकती है कि फैसले बदल दें अपने? अभी तो वो कह रही है किसी से गठबंधन नहीं होगा, या फिर तीसरी मोर्चे की जो बात एक चल रही है वो बना देंगी। तीसरा मोर्चा तो नहीं बनाएंगे, हो सकता है ओवैसी के साथ, ओवैसी और मायावती कुछ सीटों पर स्टैंडिंग से लड़ जाए। अभी आप कह भी रहे थे दलित और मुस्लिम समीकरण यहाँ पे फिट बैठ सकता है पूरा, तो ये हो सकता है, मगर मायावती के सामने ओवैसी लोकसभा की 1-2 सीट ज्यादा दे सकती है। मायावती से बार्गेन करना सबके बस का मोर्चा नहीं है, ये आप जान लीजिए। उनका जो मन करेगा वही करेंगी। और उत्तर प्रदेश में अभी भी 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, गिरी हुई 20 लोकसभा ऐसी है कि मायावती उस पर अगर उनके उम्मीदवार जीत भी सकते हैं, और नहीं तो जिसको चाहेंगे वही जीतेगा। ऐसा उम्मीदवार दे देंगी जिसको चाहेंगे वही जीतेगा। अभी यूपी में जैसे पश्चिम यूपी से इमरान मसूद को पार्टी से बाहर निकाला गया, तो कहा गया कि मायावती की पश्चिम यूपी में अब सीट गड़बड़ाएगी। हो सकता है ऐसा? इतने बड़े नेता इमरान मसूद नहीं है जो बीएसपी के वोटों का इधर उधर कर दे मायावती के रहते हैं, आप ये जान लीजिए। मैं एकदम आपको बता रहा हूँ, 14% वोट उनका खिसकते भी अपना बेस वोट बना हुआ दूसरे भले चले जाते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं सहारनपुर की, सहारनपुर बीएसपी का सबसे मजबूत किला है उत्तर प्रदेश में। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, ये सब बीएसपी के बहुत ही मजबूत किले रहे हैं। सहारनपुर में शुरुआती दिनों में मायावती ने सहारनपुर में खुद बहुत काम किया, तो वहां पर भी देखिए अभी इस समय भी वहां कैंडिडेट उनका जो है सांसद बसपा का ही है। वो बेल्ट पूरी देखिए, सब बसपा के सांसद उधर से जीते हुए, अमरोहा से दानिश अली जीते हुए।
नगीना बिजनौर, इस सब आप सांसदों को देखिए। लेकिन उसी बेल्ट से चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं उनका। चंद्रशेखर आजाद जो है बहुत तेजी से उभरते हुए नेता है, और मैं ये देखता हूं कि नौजवानों में 30 साल से नीचे के नौजवानों में उनका दलितों में क्रेज है, और वो बड़ी मेहनत भी वो आदमी करता है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं इंडिया से। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। आई नहीं, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में बता रहा हूँ, मेरी जानकारी है कि इंडिया गठबंधन में वो 1 सीट से चुनाव लोकसभा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। सहारनपुर ही होगी वो सीट? नहीं, सहारनपुर तो नहीं है। फिर सीट भी बता दीजिए अगर आप। अब सीट अभी क्लियर नहीं हुई है ना, तो मैं बता देता। सहारनपुर नहीं है, लेकिन उनका क्रेज बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता था कि मायावती को कभी वो रिप्लेस कर पाएंगे? नहीं, मायावती को देखिए, मायावती इतना, एक तो राजनीति की भविष्यवाणी करना इतना जल्दीबाजी होता है, पता नहीं कौन क्या कर दे। 2009 तक अरविंद केजरीवाल अपना इधर उधर एनजीओ चलाते थे। 10 में धरना प्रदर्शन हुआ, 13 में सरकार मुख्यमंत्री बन गया, और 15 में सब सीटें जीत लिए 5-6 साल में। तो ये कहना बड़ा मुश्किल अच्छा, है। बसपा में जिस तरह देखा जा रहा है आकाश आनंद को कमान सौंपी जा रही है, तो आकाश आनंद के पास जब पूरी कमान आएगी, हालांकि संरक्षक की भूमिका में मायावती रहेंगी, लेकिन आकाश आनंद के पास जब कमान आएगी, उस टाइम चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद में भारी तो चंद्रशेखर ही पड़ेंगे। देखो, वो बहुत आगे की बात है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस देश में कांशीराम ने जो काम किया, मिशन की तरह काम किया। अपने परिवार के एक सदस्य को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, कोई उनके परिवार का नाम नहीं जानता। मायावती को और तमाम संगठन के लोगों को उन्होंने आज जितने लोग हैं ना, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता बने, कांशीराम के छाया तले उनके साय में बैठ करके सीखा, और वही बातें, उसी तरह का आंदोलन, जागरूकता अपनी जाति में ले आया। आज ओम प्रकाश राजभर को आप देख रहे हैं, आप सोनेलाल पटेल को देख रहे हैं, आप संजय निषाद को देख रहे हैं, ये जितने क्षेत्रीय छत्र आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग कांशीराम के निकाले हुए हैं, और सब लोग उन्हीं से सीखे हुए हैं। कांशीराम ने इस बहुजन मूवमेंट को जिस तरह से खड़ा किया, ये ठीक है कि ये वट वृक्ष बनाने के बाद फल खाने का जब समय आया तो बेचारे बीमार पड़ गए, और सबको, वो तो खैर कभी पद उन्होंने लिया भी नहीं। वो जो काम किया, वो उस फसल को मायावती ने पूरे अच्छे तरीके से काटा। उनकी दोनों की मेहनत का परिणाम 2007 में विधान। लेकिन क्या है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ और मैं देखता हूँ आपके कार्यक्रम में, अभी मैं जल्दी लखनऊ गया था, तो लखनऊ एयरपोर्ट से अगर आप गोमती नगर तक जाएंगे तो आपको चारों तरफ मायावती का काम दिखाई देगा। सारे पार्क, सारे पत्थर, सारा उसकी खूबसूरती मायावती की है। अंबेडकर पार्क, रमाबाई, इतना पैसा लगा हुआ है और सब कुछ है। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि मायावती उत्तर प्रदेश की जब 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, ये बनवाया, ये तो ठीक किया, चलिए जो भी किया, लेकिन उनके पास अगर बड़ा विजन रहा होता, अगर उनको समाज ने एक ऐसा मौका दिया था कि वो देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बन सकती थी, अगर वो अपने विजन को बड़ा लेकर के चलती। लेकिन वही बात है कि परिवार और पैसे की राजनीति से सत्ता आने के बाद बहुत सारे नेता उठ नहीं पाए। नहीं तो विजन, मतलब आप देखिए नरेंद्र मोदी को, गुजरात कितना छोटा स्टेट है, कितने, उनसे 3 गुना बड़ा स्टेट है, 3 गुना ज्यादा लोकसभा सीटें मायावती के पास थी। अगर वो चाहती, अगर उन्होंने अपने शासन सत्ता को वो विजन रखा होता, और जिस तरह का उनकी हनक वाली सरकार रहती थी, बहुत सरकारें आई गई लेकिन मायावती की हनक की बात ही अलग थी, तो अगर वो शायद करती तो उनके लिए राजनीति के दरवाजे बहुत ऊपर तक खुले थे। लेकिन अच्छा मौका हाथ 24 में मायावती का बड़ा रोल क्या रहने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है, क्योंकि चुनाव, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, 2 तरफा होते जा रहा है। मोदी समर्थक एक तरफ, मोदी विरोधी एक तरफ, और इस देश में एक ही मुद्दा है, मोदी आएगा कि मोदी जाएगा। मतलब 19 वाली तर्ज पे ही इस बार भी? 19 में कहा विपक्ष एक
विपक्ष एकजुट नहीं था, लेकिन मोदी समर्थक और मोदी विरोधी, मोदी पर ही पूरा चुनाव सेंट्रलाइज हो गया। इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार भी ऐसा ही। तो कुल मिलाकर मायावती की जो भूमिका रहने वाली है, राजीव रंजन जी के मुताबिक वो कुछ बड़ी भूमिका नहीं होगी। हालांकि उनके पास अपना कोर वोट बैंक है जो हमेशा उनकी तरफ रहता है, जिसके दम पे वो फूलती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। आपको इस पे क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।